गुड इवनिंग सांभवी, सुचेता, सौम्या, कल्पना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? कहाँ तक हुआ था सांभवी पहले? सर शायद 186 तक हुआ था। 186। हाँ, 186 हो गया था। 187 बाकी था। आज हम लोग 187 पढ़ेंगे। सौम्या, जी सर। विजिबल है, ऑडिबल है क्लियरली? जी सर। ओके। इवन देने आ रही हो सांभवी? हाँ सर, बिल्कुल। ऐसा भी होता है क्या कि नहीं दिया जाता है? ऑप्शनल है ना, T1 T2 में से कोई एक देना होता अच्छा, नहीं नहीं, आना है सर, आना है। है। हाँ हाँ, वो T1 ही दे दो, हाँ। आप लोग नहीं देते हैं क्या सर? एक ही देते हैं, एक ही टेस्ट? हाँ हाँ, बस T1 देते हैं हम लोग। T2 अभी आज तक तो नहीं दिए कभी। अच्छा। बहुत कम लोग, मतलब आधे लोग देते होंगे। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया था। कोई ठीक है सांभवी, आ जाना देने। और इंश्योरेंस वाली, चाहे बाकी जो भी सब्जेक्ट बाकी है ना, कल सारे सब्जेक्ट के हम लोग, अभी सेमेस्टर चल रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आए एग्जाम देकर के, सेमेस्टर एग्जाम। अच्छा, खत्म हो रहा है हाँ। सर। बहुत लंबा टाइम चल रहा है, लेकिन 19 तारीख को खत्म हो रहा है। होगा। अच्छा। हाँ तो हाँ। गैप हो गया होगा ना, बीच में गैप। हाँ। ओके, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 187 बीएनएसएस का और 167 सीआरपीसी का। बहुत पॉपुलर सेक्शन है। इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे, इतने सारे बनेंगे कि बहुत सारे बनते हैं एमसीक्यू। इसके सारे प्रोविजन इसमें याद होने चाहिए। इसका बेयर एक्ट का प्रोविजन ही बहुत लंबा चौड़ा है, तो कई बार पढ़ने से याद करना होगा आपको। अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 167 सीआरपीसी का था, 187 बीएनएसएस का। इसमें बताया गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा ना हो, पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है, तो किस चीज के लिए अरेस्ट करता है? अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको हेल्प मिले, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसको हेल्प मिले, एक्यूज पर्सन को, इसलिए अरेस्ट किया जाता है। लेकिन प्रोसेस है कि आपको अगर 24 घंटे के अंदर क्या करना है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको पेश करनी है। और अगर कई सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं कि 24 घंटा काफी नहीं होता इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के लिए, वो इच्छा। ओके, 24 आवर्स इनफ नहीं होता है, मोस्ट केसेस में ही नहीं होता है। कब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कहाँ खत्म होती है? लगता है पुलिस को कि अभी इन्वेस्टिगेशन करना और जरूरी है, तो वो क्या करेगा? उसके बाद की प्रोसीजर इसमें दी हुई है कि वो कस्टडी मांगेगा ना, पुलिस अफसर क्या करेगा? कस्टडी मांगेगा। तो पुलिस कस्टडी मांगेगा, जुडिशियल कस्टडी भी होती है। तो ये इसमें यही बताया गया है कि कब पुलिस कस्टडी देना है, कब जुडिशियल कस्टडी देना है, कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, यही सारे प्रोसेस है इसमें। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन पूरा, इसका हेडिंग ये लिखा हुआ है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो सकती है, तब क्या प्रोसीजर है? अगर पूरी हो गई तो क्या करना है? अगर लग रहा है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो उसको रिलीज कर देना होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है और लग रहा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे हेल्प चाहिए होगी एक्यूज पर्सन की, तो वो क्या करता है? पुलिस जो है कस्टडी डिमांड करता है। इसी से रिगार्डिंग ये सेक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैरक खोल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऋचा, बैरक लियो।
हाँ सर। ओके ओके, कैसा चल रहा है तुम्हारा हाई कोर्ट? सर ठीक ठाक चल रहा है। टैक्स क्या के हैं हमारे वाले। केसेस देखते हैं? हाँ सर, थोड़ा बर्डनफुल हो गया है। बट क्या हो गया, किस तरह का काम तुमको दे रहे हैं, मतलब टैक्स रिलेटेड रिसर्च करके आने के लिए? हाँ, केसेस सौम्या, फाइंड अभी करने हम लोग होते हैं। पढ़ने और वाले हैं वही सारी चीजें ना, वो पूरे सेक्शन में यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं सौम्या, ठीक है? हाँ बोलो ऋचा। सर केस फाइंड करने के लिए देते हैं, और इसके अलावा ब्रीफिंग करने के लिए। अच्छा। सर एक बार में 10-10 फाइलें दे देते हैं। और सर टैक्स अब ओके। हम लोग पढ़े हुए हैं, सेमेस्टर में एक सेमेस्टर पढ़े थे, बस उतना ही। हाँ, टैक्सेशन लॉ तो एक सेमेस्टर में ही रहेगा ना। ओके, तो वो बस उसी तरह के केसेस वो देखते हैं क्या? हाँ सर, स्टाम्प से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, रिकवरी वाले सारे मैटर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। कोई नहीं, कुछ दिनों में तुम भी अडेप्ट कर जाओगी तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सब सेक्शन वन। सबसे पहले पूछा था सौम्या ने कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि या तो पुलिस कस्टडी में ग्रांट होती है डिटेंशन, या जुडिशियल कस्टडी में ग्रांट होती है। देखिए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है स्टार्टिंग में, पुलिस कस्टडी जो होता है वो जो पुलिस स्टेशन होता है वही होता है। पुलिस स्टेशन में भी कुछ जेल्स बने हुए होते हैं, उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं, क्योंकि आप उस समय पुलिस के कस्टडी में, आपको आपको रखने की जिम्मेवारी, आपकी पूरी हेल्थ की जिम्मेवारी, सब कुछ की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई है, पुलिस रखे हुए है आपको। और वो क्यों रखता है? ताकि वो आपसे सवाल पूछेगा, आपसे वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आपका हेल्प लेगा। तो जब तक आप पुलिस के कस्टडी में है तो उसी को पुलिस कस्टडी कहते हैं। और वो जनरली पुलिस स्टेशन ही होता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी कुछ लॉकअप्स बने रहते हैं, उसी में रखी जाती है। स्पेशल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होते हैं उनका भी अपना लॉकअप होता है, ठीक है? उनका भी जो अपना बिल्डिंग होता है उसी में रखे हुए हैं, उन्हीं को उसका लॉकअप कहा दिया जाता है, और उनका वो कस्टडी होता है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी जेल होता है, जेल जो जिसमें पुलिस का आना जाना अलाउड नहीं होता है। ये नहीं कि पुलिस जब आएगा जो मन करे वो करेगा। पुलिस तो पुलिस स्टेशन में तो रहता है ना। जुडिशियल कस्टडी जेल होता है, जहाँ पे कन्विक्शन के बाद रखी जाती है, जो हर जगह जेल्स होते हैं कन्विक्टेड ऑफेंडर्स को जहाँ रखे जाते हैं, वो पुलिस कस्टडी नहीं होता है। जेल का अपना सुप्रिटेंडेंट होता है, पूरी अथॉरिटीज होती हैं। तो जब जुडिशियल कस्टडी में रखी जाती है, यानी कि जेल में रखी जाती है, उस समय पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है एक्यूज पर्सन। वहां पुलिस जो है टॉर्चर नहीं कर सकता है, पुलिस जो है वो बिना परमिशन के जा नहीं सकता है। लेकिन जब तक कोई पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस का ही उस पूरा कंट्रोल है उस पर, जो मन करे वो करता है। हालांकि वो जो है ट्रीटमेंट जो है उस जो एक्यूज पर्सन है उसको क्रूअल मैनर में ट्रीट नहीं कर सकता है, ऐसा रूल्स बनाए गए हुए हैं। फिर भी वो पुलिस कस्टडी में जब तक रहता है, खतरा ज्यादा रहता है कि पुलिस जैसे मन करे वैसे ट्रीट करेगा। ठीक है सौम्या, तो पुलिस कस्टडी पुलिस स्टेशन हो गया जहाँ पुलिस के कंट्रोल में एक्यूज है, और जुडिशियल कस्टडी जेल हो गया जहाँ पे जेल में सारे कैदी रखे जाते हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हो चाहे नॉट कन्विक्टेड हो। अभी वहां पुलिस के कंट्रोल में नहीं होता है एक्यूज पर्सन। तो जो भी जेल तुम जानती होगी तुम्हारे आसपास होंगे, तुम्हारे शहर में होंगे, वो जुडिशियल कस्टडी होता है। और हर पुलिस स्टेशन में पुलिस लॉकअप्स होते हैं, वो पुलिस कस्टडी होता है। ठीक है सौम्या, समझ में आया? जी सर। ओके, चलिए हम लोग सब सेक्शन वन स्टार्ट करते हैं। 167 या 187 बीएनएसएस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हुआ हो तब क्या प्रोसीजर है, आगे का क्या प्रोसीजर है। सब सेक्शन वन कह रहा है whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours, यही बात है जो मैंने अभी बताई। अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रही है, फिक्स बाय 58, जो कि पहले हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना होता है। एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। ये क्यों लिखा हुआ है कि ग्राउंड होनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट एक्यूजेशन दिख रही है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्राउंड ही नहीं लग रहा है
आप इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे हैं और कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ ग्राउंड नहीं दिख रहा है कि इस पर्सन को हम आगे डिटेन करें, तो फिर आपको छोड़ देना होता है ना, फिर आप कस्टडी में रखे ही क्यों है? जब कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है जो कि एक्यूजेशन को सपोर्ट कर रहा हो, तो छोड़ देनी चाहिए। तो लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि नहीं, इनके अगेंस्ट एक्यूजेशन बन रही है, इनको हमें डिटेन किए रहना चाहिए, इनकी कस्टडी जरूरी है आगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प लेने के लिए। दैट्स वाई तब आगे का क्या करेगा? तो एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, ये बिलीव करने का ग्राउंड है कि जो एक्यूजेशन है वो फाउंड हो रहा है। देन क्या होगा? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो ऑफिसर इन चार्ज क्या करेगा? ऑफिसर इन चार्ज या पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest magistrate a copy of the entries in the diary। तो सबसे पहले तो वो पहला काम करेगा कि जो केस डायरी होती है, जो अभी पढ़ने वाले हैं आगे, एक दो सेक्शन के बाद मिलने वाला है, केस डायरी में जो एंट्री किया है उसकी कॉपी सेंड करेगा। सेंड केस डायरी अभी हम पढ़ने वाले हैं। जब पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो डेली जो है अपना जो भी कर रहा है, डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहा है उसको मेंशन करता है डायरी में, उसी को केस डायरी कहते हैं। वो लिखेगा कब गया, कब आया, किससे बात किया, सब कुछ उसमें नोट डाउन करता है। इवन कब जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो टाइम नोट करता है। कब रिटर्न हो क्या आया वो भी टाइम नोट डाउन करता है। सब कुछ एक तरह से मेंटेन करता है, डिटेल्स जो वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, उसी को केस डायरी कहा जाता है। तो केस डायरी में अभी तक जो उसने एंट्री किया हुआ है उसका कॉपी दे देगा, मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा, और दूसरा क्या करेगा, एक्यूज्ड को भी फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड द एक्यूज्ड। और ये दोनों किसको भेज रहा है? मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ऑफिसर इन चार्ज या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज हो गया पुलिस स्टेशन का, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर का जो ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इन चार्ज होता है, या अदर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अदर पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये जो पुलिस ऑफिसर है वो नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। या तो ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन, या जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईयू जो होता है, दैट मस्ट नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर। वो क्या करेगा? सबसे पहले वो जो केस डायरी में अभी तक जो एंट्री किया हुआ है, बहुत कम एंट्री हुआ रहेगा ना, क्योंकि अभी 24 घंटे की बात हो रही है। जितना भी एंट्री हुआ है केस डायरी में उसका कॉपी, मतलब उसका जेरोक्स भेज देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और साथ में क्या भेजेगा? एक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा, एक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ये दो काम करेगा आईओ करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन करेगा। ठीक है, और तुरंत करेगा। ठीक है, ये दो ये आप नोट कर सकते हैं, ये सब सेक्शन 1 में यही बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे अब जिसको फॉरवर्ड किया उसकी क्या काम है। ऑफिसर इंचार्ज का क्या काम है? वो केस डायरी में जो एंट्री है उसकी कॉपी देगा और एक्यूज को फॉरवर्ड करेगा। किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट बस लिखा हुआ है, उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हो गया ऋचा, इसको मिटा दूं? जी सर। ओके, आइए अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। अब हम देखेंगे जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है उसका क्या काम है, अब वो क्या करेगा। सब सेक्शन 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का, सेक्शन 187 का। अब देखिए, द मजिस्ट्रेट टू हुम, कौन सी मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू हुम, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को टू हुम एन एक्यूज इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में, मतलब जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। पहले हम पढ़ लिए सब सेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज दे रहा है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके पास भेजा गया है वो क्या करेगा?
सबसे पहले वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो होता है जुरिस्डिक्शन जो होता है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जुरिस्डिक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसको भेजना है, जरूरी नहीं है हम उसको भेजे जिसका जुरिस्डिक्शन है उस केस के लिए, किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज देना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ये नहीं देखना है कि इस केस को ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन उस मजिस्ट्रेट के पास है भी कि नहीं है, ये नहीं देखना है। कोई भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो उसको भेज देना है। तो द मजिस्ट्रेट टू whom an accused is forwarded under this section, irrespective of whether he has jurisdiction to try the case, मतलब उसकी jurisdiction हो चाहे ना हो, after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled। अब जब जुरिडिक्शन होगा ही नहीं तो ये ऐसे ही रिलेवेंट हो गया, लेकिन मान लो अगर जुरिडिक्शन होता उसी के पास चला गया है, हो जाए मान लीजिए कोई इंसिडेंटली हाँ वहीं पे एक्यूज है जहां बगल में जिस मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने का जो जुरिडिक्शन था उसी के पास भेज दिया गया, तो वो देखेगा कि उसको बेल वेल मिलने के चांसेस है कि नहीं, बेल उसको दिया जा सकता है कि नहीं, वो सब भी देखेगा। लेकिन अगर कोई भी मजिस्ट्रेट हो तो ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन सच कस्टडी। अब क्या करेगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आइदर वो पुलिस कस्टडी में भेज देगा या जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, आइदर वो पुलिस कस्टडी में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। लेकिन अब पुलिस कस्टडी जो है, अब इसके रिलेटेड फैक्ट्स आप लोग पहले सुन लीजिए फिर हम लोग बेरा के प्रोविजन देखेंगे। अब जो एस.सी. अग्रवाल, ओके देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, विथ और विदाउट जुरिडिक्शन वाला, विद और विदाउट जुरिडिक्शन वाला, वो जो है उस एक्यूज पर्सन को आइदर पुलिस कस्टडी में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में, यानी जेल भेज देगा या पुलिस लॉकअप में भेज देगा। ठीक है, पुलिस लॉकअप में क्यों भेजेगा, क्योंकि पुलिस को चाहिए, पुलिस तो मांगता है पुलिस कस्टडी ना, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने में उसको हेल्प चाहिए। तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है उसको कस्टडी में देना उसको, तो देता है। लेकिन लग रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है एक्यूज पर्सन का कस्टडी में देना पुलिस कस्टडी में, तो वो नहीं देगा, वो जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। और पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकता है, भेज सकता है, मैक्सिमम 15 दिन तक। तो पहले जो सीआरपीसी में था उसके अकॉर्डिंग जो था, जो पहला 15 दिन होता है उसी में हम पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। जो इनिशियल 15 डेज होता है, इनिशियल 15 डेज कस्टडी का, उसी में हम पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है इस सिनेरियो को बदल दिया गया है बीएनएसएस में। बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो 15 दिन है पुलिस कस्टडी का, 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है किसी भी सिनेरियो में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है। पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी तो होगी ही। तो अब जो है कहता है कि जो 15 दिन की कस्टडी कब दी जाएगी, उसको एक बार में भी दी जा सकती है, किस्तों में भी दी जा सकती है, मतलब वो वेरियस पार्ट्स में भी आप दे सकते हैं कि 5 दिन अभी दे दिए, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए, फिर 10-15 दिन रहा जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस को फिर लग रहा है कि मुझे चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर आप 5 दिन भेज सकते हैं पुलिस कस्टडी में, फिर आप जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, फिर बाद में पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। यानी कि आप जो है इन पार्ट्स भी पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं, और एक बार में देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप इन पार्ट्स भी अलग अलग किस्तों में भी पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं। और पहले था कि पहले 15 दिन बाद पुलिस कस्टडी में नहीं भेजी जा सकती है, लेकिन अब है कि भेजी जा सकती है। कब भेजी जा सकती है, पहले 60 दिन में इन द इनिशियल 60 डेज, पहले 60 दिन में कभी भी 15 दिन का जुडिशियल पुलिस कस्टडी ग्रांट किया जा सकता है। फॉर व्हाट टाइप ऑफ केसेस, ऐसा केस जिसका पनिशेबल हो, फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10+ ईयर्स। देखिए ऐसी ऑफेंस की ये 2 सिनेरियो आप याद कर लीजिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी भी आएंगे और अब तो और आएंगे क्योंकि चेंज किया गया है बीएनएसएस में। पहला सिनेरियो हो गया कि ऐसी ऑफेंस वाली केस है जिसका सजा डेथ पेनाल्टी है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई दूसरा इम्प्रिजनमेंट है लेकिन 10 साल से ज्यादा है, या तो डेथ पेनाल्टी है, या तो डेथ पेनाल्टी है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, LI मैंने लिखा हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या 10 साल से ज्यादा है, 10+ ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा ऑफेंस की बात है। तो ऐसे अगर ऑफेंस है
तो हम आगे पढ़ेंगे कि मैक्सिमम 90 दिन तक का कस्टडी ग्रांट किया जा सकता है, 90 दिन तक का, उसके बाद डिफॉल्ट बेल मिलता है। तो इस तरह के सिचुएशन में पहले 60 दिन में से कभी भी 15 दिन तक का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता है, किस्तों में कभी भी। पहले 60 दिन में से किस्तों में कभी भी करके आपको 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन दे सकते हैं पुलिस कस्टडी। 15 दिन मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है। 15 दिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का राइट है कि लेके रहे 15 दिन, हो सकता है 5 ही दिन देने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं लग रहा है कि पुलिस कस्टडी देनी चाहिए, तो आगे देगा ही नहीं। ठीक है, तो 15 डेज मैक्सिमम, रूल नहीं है कि 15 डे ही देना है, उससे कम कितना भी दिया जा सकता है। कब दिया जाता है पुलिस कस्टडी? जब लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है अक्यूज पर्सन का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ये जनरल रूल नहीं है, पुलिस कस्टडी में जनरली नहीं भेजी जाती है। नॉर्मल रूल क्या है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजे, जेल में भेजे। ओके, तो पहले 60 दिन में कभी भी 15 दिन दिया जा सकता है, यानी कि हो सकता है कि पहले 20 दिन में 5 दिन पुलिस कस्टडी में रहा हो, फिर अगले 20 दिन में 5 दिन पुलिस कस्टडी में रहा हो, फिर अगले 20 दिन में 5 दिन वो पुलिस कस्टडी में रहा हो, यानी टोटल मिला के अगले 60 दिन में 15 दिन वो रह चुका पुलिस कस्टडी में। अब 90 दिन वाली है, अब उसके बाद नहीं दी जा सकती है पुलिस कस्टडी, उसके बाद नहीं दी जा सकती है। तो ये भी आप यहीं पे आप नोट कर ले कि ये वो ऑफेंसेज होते हैं जिसमें टोटल 90 डेज जो होता है कस्टडी में रखी जा सकती है, उसके बाद डिफॉल्ट बेल मिलती है। टोटल इनमें 90 दिन तक कस्टडी में रखी जाती है, उसके बाद डिफॉल्ट मेल मिलती है। इन दिस सिनेरियो पहले 60 दिन के अंदर कभी भी 15 दिन क्या दे देना है, पुलिस कस्टडी में दी जा सकती है। इसको किसको कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी? संभव, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जब ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सजा डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या 10 साल से ज्यादा की सजा हो, इस तरह के ऑफेंसेस के केस में 90 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं ग्रांट की जाती है। उसके बाद डिफॉल्ट बेल के लिए जो एक्यूज है वो इंटाइटल्ड हो जाता है, उसको बेल मिलना ही मिलना है अगर वो क्लेम करेगा, एप्लीकेशन देगा तो इस तरह के सिनेरियो में जो पुलिस कस्टडी की बात की गई है, ये नया ला दिया गया है। ये जो है पहले नहीं था। पहले क्या था, मैंने बताया ना, पहले था कि पहले 15 दिन में ही दे देंगे। जो 15 दिन का कस्टडी है पुलिस कस्टडी, वो पहला ही 15 दिन में दे देना है। उसमें से अब चाहे जितने दिन रहे पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, पहला 15 दिन बीतने के बाद पहले पुलिस कस्टडी में नहीं भेजी जाती थी। लेकिन अब है कि जो 15 दिन का पुलिस कस्टडी में है, वो पहले 60 दिन में कभी भी भेजी जा सकती है। पहले 60 दिन में कितना भी किस्तों में भेजी जा सकती है। किस तरह के ऑफेंसेस के लिए? वैसे ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या 10 साल से। और अदर ऑफेंसेस इन द इनिशियल 40 days फॉर अदर ऑफेंसेस। अदर में क्या गया, उससे कम वाली, 10 से कम वाली, वो ऑफेंसेस जिसका सजा 10 साल से कम है, उस केस में पहले 40 दिन में, ये 40 लिखा हुआ है, पहले 40 दिन में आप कभी भी 15 दिन का दे सकते हैं कस्टडी। ऐसे ऑफेंस के केस में 60 दिन से ज्यादा नहीं कस्टडी ग्रांट किया जाता है, 60 डे मैक्सिमम होता है। इसमें 90 दिन होता है, इसमें 60 दिन होता है, 60 दिन होता है, अभी आगे मिलने वाला है ये प्रोविजन। तो इस तरह के केसेस में अदर ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 10 साल से कम है, पहले 40 दिन में कभी भी 15 दिन का आपको क्या दे देना है, पुलिस कस्टडी दे देना है। और इस तरह के ऑफेंसेस के केस में, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10+ वाले में, पहले 60 दिन में कभी भी 15 दिन का आपको पुलिस कस्टडी दे देना है। एक बार में दे सकते हैं या अलग अलग पार्ट्स में दे सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है सौम्या, ये बात समझ में आई? जी सर। ओके, क्या समझ में आए? कोई एक्सप्लेन करो। ऋचा तुम एक्सप्लेन करो। जी सर। सर सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास अक्यूज को फॉरवर्ड किया गया है, भले ही उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वो ये कंसीडर करने के बाद कि उस पर्सन को बेल नहीं मिला है या उसकी बेल कैंसिल कर दी गई है, मतलब टाइम पे 15, मतलब 15 इज द लिमिट। 15 दिन से ज्यादा का उसको पुलिस कस्टडी नहीं देगा, और वो 15 दिन इनिशियल 60 डेज में
वो 15 दिन कभी भी दे सकता है, आइदर इन होल और इन पार्ट। और उसका सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि 90 डेज के केस में इनिशियल 60 डेज में 15 दिन की कस्टडी पूरी हो जानी चाहिए, और 60 डेज के केस में इनिशियल 40 डेज में वो 15 दिन की कस्टडी पूरी हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है विचा। हाँ और तो वैसा ऑफेंस होता है 90 दिन वाला। 90 दिन वाला ये ऑफेंस होता है जो कि डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10+ ईयर वाला होता है, और 60 डेज वाला अदर ऑफेंस होता है जिसका सजा 10 साल से कम होती है। राइट सर। यसी समझ में आया तुम्हें ये बात? यस सर। ओके अभी हम लोग फिर आगे के प्रोविजंस देखते हैं जो कि इसी को बताया गया है, इसी को बताया गया है। फिर आप लोग बताइएगा। चलिए सब सेक्शन 2 हम लोग स्टार्टिंग से फिर से देख रहे हैं। सब सेक्शन 2 लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन। जिस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया है, मतलब जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया है, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना, वो क्या कर सकता है? ऑथराइज करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट। उसको जैसा लग रहा है उस सिनेरियो को देखते हुए, सर्कमस्टांस को देखते हुए उसको जो कस्टडी लग रहा है वो ग्रांट करेगा फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल और इन पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days। पहले 40 दिन में, ये वाला केस बता रहा है, पहले 40 दिन में कभी भी वो 15 दिन का पुलिस कस्टडी हो सकता है। पहले 40 दिन में इनिशियल, मतलब इनिशियल 40 डेज में वो 15 दिन का कभी भी पुलिस कस्टडी हो सकता है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेज? फॉर ऐसा ऑफेंसेज जो 10 साल से कम पनिशमेंट हो, यानी कि 60 डेज इसमें मैक्सिमम कस्टडी होती है। जो आगे मिलेगा 60 डेज मैक्सिमम कस्टडी किसमें होती है? जो 10 साल से कम की जिसके सजा होती है। फॉर द इनिशियल 40 डेज और द 60 डेज, 60 डेज की भी बात कर रहा है। पहले 60 डेज में से कभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है फॉर दोज ऑफेंसेज व्हिच इज पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10+ ईयर। ऐसा ऑफेंस में मैक्सिमम कस्टडी जो होती है 90 दिन की ग्रांट की जा सकती है, 90 दिन की, at any time during the initial 40 or 60 days out of the detention of 60 or 90। वही लिखा हुआ है 60 में से 40 या 90 में से 60। यहाँ जो 60 है इसमें से 40 या इसी 90 में से पहले 60 डेज में से कभी भी 15 दिन दिया जा सकता है as provided in the subsection 3, जो कि subsection 3 में मिलने वाला है। And if he has no jurisdiction to try case or commit it for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the magistrate having such jurisdiction। मान लीजिए जिस मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है ये डिसाइड करने के लिए, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, और उसको लग रहा है कि आगे आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो जरूरी नहीं लग रहा है, आगे इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं लग रहा है, तो उसके पास ये भी ऑप्शन है उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दे जिसका जुरिस्डिक्शन हो उस केस में। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि इसमें आगे डिटेंशन देना या आगे इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है, देन उसके पास ये भी ऑप्शन है कि उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दे जिसका जुरिस्डिक्शन हो उस केस में, टू बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन, जिसका जुरिस्डिक्शन हो केस में। अब सब सेक्शन 3 जो कि ये वाली बात करता है किस तरह के ऑफेंसेस में 90 डेज की कस्टडी हो सकती है, किस तरह के ऑफेंसेस में 60 डेज की कस्टडी हो सकती है। ठीक है, ये बात मैंने बता दिया हुआ है, वही लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द 15 डेज। अब देखिए 15 डेज तो हो गया मैक्सिमम हो सकता है पुलिस कस्टडी, लेकिन 15 दिन तक लिमिट नहीं है, आप उसके बाद भी दे सकते हैं कस्टडी, लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी होगा। जुडिशियल कस्टडी कहा गया इफ ही सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज्ड ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this subsection for a total period exceeding। यही बात लिखा हुआ है कि टोटल पीरियड कब तक दे सकता है। अब डिटेंशन ग्रांट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि बढ़ाते बढ़ाते 1 साल तक डिटेन किए रहे, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ही है और डिटेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। डिटेंशन आप बढ़ा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कब तक बढ़ा सकते हैं, लिखा हुआ है 90 डेज where the investigation leads to the offense punishable with death, life imprisonment 10+ year। मैक्सिमम 90 दिन तक का हो सकता है, 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन तक हो सकता है इन दिस केस, अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स, या 60 डेज का हो सकता है अगर ऑफेंस अदर ऑफेंस है, यानी 10 से कम साल वाली सजा है। तो वही आप अगर सब सेक्शन 2 और 3 को क्लब कर देंगे तो यू कैन से दैट द फॉर ऑफेंसेज जिसकी सजा डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या 10 साल से ज्यादा हो, उसमें मैक्सिमम कस्टडी कितने दिन तक की हो सकती है? 90 दिन। और पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है? पहले 60 दिन में से कभी भी 15 दिन। ठीक है, मैं समराइज कर रहा हूं सब सेक्शन 2 और 3 को, सुनिए। सब सेक्शन 2 और 3 को कंबाइंडली देखा जाए तो वैसा ऑफेंस जिसकी सजा डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या 10 साल से ज्यादा की सजा हो,
ऐसे ऑफेंस में मैक्सिमम कितने दिन तक कस्टडी में रखा जा सकता है? 90 दिन तक रखा जा सकता है। और उस 90 दिन में से पहले 60 दिन में से कभी भी 15 दिन में से, उसमें पहले 60 में से किसी भी 15 दिन उसको पुलिस कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। 15 दिन मैक्सिमम है पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए, कम भी भेजा जा सकता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है पुलिस कस्टडी। वो 15 दिन पहले 60 दिन में से कभी भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो हो गया जिसकी सजा 10 साल से कम है, ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 10 साल से कम है। इन दैट केस पहले 40 दिन में से कभी भी क्या भेजा जा सकता है? 15 दिन पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है, मैक्सिमम 15 दिन। तो 60 वाले केस में 40 है, 90 वाले केस में 60 है। ठीक है सांभवी? ठीक है सर। सुचेता तुम्हें समझ में आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्टेट पीरियड ऑफ 90 डेज, ये जो 90 डे है वो बीत जाए देन क्या, या ये 60 डेज है वो बीत जाए फिर क्या होगा? 90 दिन तो मैक्सिमम है ना, अगर इस तरह के ऑफेंसेज है तो मैक्सिमम 90 दिन, इस तरह के ऑफेंसेज है नहीं 10 से कम वाले तो मैक्सिमम 60 दिन आप कस्टडी में रख दिए, जिसमें से क्या था 15 दिन ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी था और बाकी सारे जुडिशियल कस्टडी थे। इस 90 में से मैक्सिमम 15 ही दिन तो रह सकता था ना पुलिस कस्टडी में, बाकी सारे दिन वो कहाँ होगा? जुडिशियल कस्टडी में होगा। इस 60 में से 45 दिन कहाँ होगा? जुडिशियल कस्टडी में, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन होगा कहाँ पे? पुलिस कस्टडी में। अगर ये 60 दिन या 90 दिन बीत जाता है देन क्या? On the expiry of state period of 90 days or 60 days, as the case may be, the accused person shall को अंडरलाइन कर लीजिए, shall be released on bail, उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसी को डिफॉल्ट बेल कहते हैं, डिफॉल्ट बेल कहा जाता है इसको। एग्जाम में पूछा जाता है डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन कहाँ है, तो पहले लिखा जाता था 167 सीआरपीसी, अब आप लिखेंगे 187 बीएनएसएस। शैल मतलब कंपल्सरीली बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ भी कंडीशन लगा हुआ है इफ लगा करके, ये नहीं कि 60 दिन पूरा हुआ या 90 दिन पूरा हुआ तो आपको रिलीज कर ही दिया गया उसी समय। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, फिर बेल बॉन्ड भरना होगा, तभी बेल बॉन्ड नहीं भर पाए तो नहीं रिलीज किया जाएगा, या आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो नहीं रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या 60 दिन 90 दिन के बीतने के बाद ऑटोमेटिकली रिलीज कर दिया जाएगा क्या? नहीं, डिफॉल्ट बेल में भी ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं किया जाता है। वो जो उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है रिलीज के लिए कि हाँ मैं डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हूं, मुझे रिलीज कर दिया जाए। और दूसरा आप जो है एलिजिबल होनी चाहिए बेल बॉन्ड भरने के लिए। आप बेल बॉन्ड आपने बेल बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट किया हुआ है, जो बेल बॉन्ड डिमांड हो रही है उसको आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है, तभी रिलीज किया जाएगा। If he is prepared to and does furnish bail and every such person released on this bail, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कोई पर्सन, क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई बेल से रिलीज पर्सन है तो क्या उसकी बेल कैंसिल हो सकती है क्या? हो सकती है, क्योंकि जो हम आगे बेल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बेल मिलता है तो उसके कैंसिलेशन के रिगार्डिंग प्रोविजन है, तो उसी चैप्टर के अंदर इस बेल को भी मान लेते हैं। तो दिस बेल also can also be cancelled। जैसे हम आगे बेल का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें दिया हुआ है कि बेल मिल सकता है एंड आगे कैंसिलेशन ऑफ बेल भी है कि आपकी बेल कैंसिल भी की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बेल मिली है क्या इसको बेल वाले चैप्टर के अंडर मानी जाती है? तो हाँ मानी जाती है, वही बात लिखा हुआ है। एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जिसको रिलीज किया गया है डिफॉल्ट बेल पे, जो इस सेक्शन के अंडर डिफॉल्ट बेल पे रिलीज हो रहे हैं, shall be deemed to be so released under the provisions of the chapter 35 for the purpose of that chapter। उनको मान लिया जाएगा कि चैप्टर 35 जो है उसके अंडर रिलीज हुए हैं, उनको डीम्ड मान लिया जाएगा कि चैप्टर 35 के अंडर में जो रिलीज करने का प्रोसेस दिया हुआ है उसी के अंडर में ये भी रिलीज हुए हैं, इस तरह का डीम्ड कर लिया जाएगा ताकि वहां का प्रोविजन अप्लाई हो पाए, ताकि वहां का भी प्रोविजन इन लोगों पे अप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसका हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है। डिफॉल्ट बेल एक राइट होती है, ठीक है, डिफॉल्ट बेल इज द राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन का राइट बन जाता है डिफॉल्ट बेल। यहाँ डिस्क्रिशन की बात नहीं है, क्या डिफॉल्ट बेल के एप्लीकेशन को खारिज किया जा सकता है? यस और नो?
Soumya, can the application for default bail be cancelled or be rejected? Am I not clearly audible? Shambhavi? सर ऑडिबल बट मेरे हिसाब से शायद रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट बिल तो सर तभी मिलता है ना जब सर अपने टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके मतलब राइट को इंश्योर करने के लिए कि उसकी डिफॉल्ट बेल दे दिया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि और टाइम लगेगा, तब आ रही है। हाँ ओके शांभवी, डिफॉल्ट अगर बेल की लगता है बात कि ही और तभी आ रही है टाइम जब मान लो लगेगा। इन्वेस्टिगेशन। एक सेकेंड शांभवी, ओके, डिफॉल्ट बेल की बात ही तब आ रही है जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुई है, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है 90 दिन तक, 90 दिन ओवर होने के बाद या 60 डे ओवर होने के बाद भी। 60 दिन मान लो ओवर हो गया है या 90 दिन ओवर हो गया है, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं किया है, तभी तो कोई डिफॉल्ट बिल का एप्लीकेशन देगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट सबमिट हो गई है, तो एलिजिबल ही नहीं हो आप डिफॉल्ट बिल के लिए। लेकिन एक बार पर्सन मान लीजिए एलिजिबल हो गया, द एक्यूज पर्सन बिकम एलिजिबल फॉर डिफॉल्ट बिल, और उसने अप्लाई किया हुआ है डिफॉल्ट बिल के लिए, तो क्या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर एनी रीजन कि नहीं आपने हीनियस ऑफेंस किया हुआ है, आपको जेल में रखना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन सब ग्राउंड पे बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है कि नहीं, डिफॉल्ट बिल को, ये पूछ रहा हूँ। अब बताओ संभवी, यस और नो? सर शायद कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि और टाइम लगेगा ये सब करने में। और कोई बताए? ठीक है संभवी, रीचा बताओ, यस और नो? सर पता नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है यसी, सुचेता, सौम्या, आप लोग भी अपना यसी बताओ। सर मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद कर सकते हैं। ओके, देखिए नहीं कर सकते हैं रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड ऑन द ग्राउंड दैट फर्दर डिटेंशन इज नेसेसरी। ये सब कोई ग्राउंड नहीं है डिफॉल्ट बेल के एप्लीकेशन को रिलीज करने के लिए। डिफॉल्ट बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जा सकता है। जैसे वो क्वेश्चन हो, जैसे मैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को बता रहा था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने बताया हुआ था बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें बेल जो होता है मैटर ऑफ राइट बन जाता है, उसमें भी अगर सेम क्वेश्चन पूछ जाए तो नहीं रिजेक्ट की जा सकती है। बेलेबल ऑफेंस में बेल को डिनाई किया जा सकता है क्या, कोर्ट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है। नहीं किया जा सकता है डिनाई, क्योंकि वहां बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है। वैसे ही डिफॉल्ट बेल जो होता है वो राइट बन जाता है, डिफॉल्ट बेल बिकम्स द राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। और उसको बेल कब नहीं मिलेगा, एक तो बेल नहीं मिलेगा कि वो बेल के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो अप्लाई नहीं किया तो बेल कहां से मिलेगा। दूसरा कि अप्लाई किया और फर्निश नहीं कर रहा है बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर रहा है। ये सब ग्राउंड है बस कि आपको नहीं रिलीज किया जाए। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुई है 60 दिन 90 दिन तक और आपको डिटेंशन में रखा गया हुआ है, तो आपको डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल है और आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया बेल और बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए तैयार हैं आप और कर रहे हैं, तो आपको डिटेन नहीं किया जा सकता है, बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सो कंपल्सरी बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा कोर्ट को, यहाँ कोई डिस्क्रिशन नहीं बचता है, कोर्ट के पास हैज नो डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन, द डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन। ओके संभवी? ओके सर। ये जो तुमने ग्राउंड बताया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, ये सब ग्राउंड पे तो ये सब बन रहा है। 90 दिन तक जो खींच के लाया गया है या 60 दिन तक खींच के लाया गया है उसी ग्राउंड पे, नहीं तो पहले ही छोड़ दिया जाता। पहले ही जब 24 घंटे के बाद पेश किया गया है उसी समय मजिस्ट्रेट छोड़ देता उसको। लेकिन इतना दिन तक 90 दिन तक उसको डिटेंशन में रखना या 60 दिन तक डिटेंशन में रखना इसी वजह से है क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी लग रहा है या उसका डिटेंशन जरूरी लग रहा है फॉर एनी रीजन जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद भी तो उसको परपिचुएट नहीं कराते जाना है उस रीजन को। आपको जो भी जरूरी लग रहा था आपने इतने दिन तक डिटेन किए रखा, अब इतने दिन तक में भी अगर आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आपको अब रिलीज करना ही करना पड़ेगा। और अगर अभी भी ना रिलीज किया जाए तो फिर इस प्रोविजन का फायदा क्या होता। तो रिलीज इसमें यही इसको बनाने का मकसद यही है कि आपको टाइम लिमिट दिया गया है कि उतने दिन के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए, और उसमें लग रहा है आपको हेल्प चाहिए एक्यूज पर्सन का या एक्यूज पर्सन को जेल में रखना जरूरी है,
तो वो जेल में रखा जाएगा। लेकिन आप जेल में भी रखा गया है, आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं पूरा कर रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कर देते तो जेल में रखा जाता है जब तक उसको कोर्ट नॉर्मल बेल ना देता, जो कि रेगुलर बेल होती है। लेकिन सिनेरियो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और एक्यूज पर्सन जेल में भी बंद है, तो ये कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी हो गया, अनड्यू कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी हो गया। दैट्स व्हाई डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट कर देता है पुलिस ऑफिसर 90 दिन के अंदर में, तो नहीं रिलीज किया जाता है, डिफॉल्ट बेल नहीं एप्लीकेबल होता है। उसके बाद रिलीज करने के लिए क्या करना होगा, उसको नॉर्मल बेल फाइल करना होगा, जो हम आगे चैप्टर 35 में पढ़ेंगे, रेगुलर बेल, वो फाइल करना होता है। तो रेगुलर बेल में तो बेल डिस्क्रिशन बन जाता है, वहां पे वो सब फैक्टर फिर भी कंसीडर किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि नहीं है, उसको डिटेंशन जरूरी है कि नहीं है, वो रेगुलर बेल के लिए। लेकिन डिफॉल्ट बेल के लिए नो अदर कंसीडरेशन, नो अदर फैक्टर या नो अदर ग्राउंड कंसीडर नहीं किया जाएगा कुछ भी ये ग्रांट करने के लिए उसको डिफॉल्ट बेल देना है कि नहीं देना है। ठीक है रिचा, यसी, संभवी, सौम्या, यस सर। सुचिता। ओके, तो यही कंक्लूड हुआ हमें कि डिफॉल्ट बेल मैटर ऑफ राइट होता है। एलिजिबल हो जाने के बाद, एक तो एलिजिबल कब होता है, 60 दिन बीतने के बाद या 90 दिन बीतने के बाद। अगर ऑफेंस का पनिशमेंट 10 साल से कम है तो 60 दिन बीतने के बाद ही। अगर ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10+ है तो 90 दिन बीतने के बाद। 90 दिन बीतने के बाद डिफॉल्ट बेल के लिए इंसान एलिजिबल होता है, इन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड। और इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड का मतलब चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे कि चार्जशीट वाला सेक्शन, उसमें लिखा रहेगा कि जैसे 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 ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है पुलिस को क्या करना होता है, चार्जशीट सबमिट करना होता है। तो चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है और 90 दिन या 60 दिन बीत गया तो डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाता है एप्लीकेंट। और उसको देन क्या करना है, उसको अप्लाई करना है डिफॉल्ट बेल के लिए। अगर अप्लाई नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा बेल। दूसरा क्या करना है, अप्लाई करने के बाद उसको बेल बॉन्ड फर्निश करना है, अगर नहीं फर्निश करेगा तब नहीं मिलेगा बेल। अगर ये 2 काम कर देता है वो, तो बेल पे उसको मिलना ही मिलना है, वो निकाल उसको रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 3 में कुछ बचा तो नहीं बचा। सब सेक्शन 4 देखते हैं। नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज। यही सब सेक्शन 2 एंड 3 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही जो मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 दिन जो है पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कब हो सकता है, 15 दिन पहले 60 दिन में से कभी भी या पहले 40 दिन में से कभी भी। और सब सेक्शन 3 में ये वाली बात है कि 90 दिन मैक्सिमम इस केस में, 60 दिन मैक्सिमम इस केस में। इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। सब सेक्शन 4 है नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। मतलब पुलिस कस्टडी में नहीं ऑथराइज की जाएगी डिटेंशन। मैं ये मिटा देता हूं, याद रखिएगा जुडिशियल कस्टडी इज द रूल। पुलिस कस्टडी नॉर्मली नहीं ग्रांट करनी चाहिए जब तक कि पुलिस जो है सेटिस्फाई ना कर पाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि क्यों आपको चाहिए पुलिस कस्टडी। ये नहीं होता है कि पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं और वो दे रहा है, उसको बतानी पड़ती है पुलिस को कि वाई पुलिस कस्टडी ग्रांट की जाए एक्यूज पर्सन को। और अगर वो रीजनिंग मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए पुलिस कस्टडी मांग रहा है, तभी दी जाती है। नहीं तो हो सकता है 2 दिन भी पुलिस कस्टडी ना मिले, उसको जेल में ही रखा जाएगा। पुलिस कस्टडी should only be granted in exceptional cases। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होता है तो दे ही दिया जाता है पुलिस कस्टडी कुछ दिनों के लिए। चलिए अब हम सब सेक्शन 4 देख रहे हैं। सब सेक्शन 4 अब दिया हुआ है कि नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस under this section unless the accused is produced before him in person for the first time। पुलिस कस्टडी के लिए क्या चाहिए, इन पर्सन प्रोडक्शन चाहिए, इन पर्सन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड एवरी टाइम। फॉर, देखिए लिखा हूं फॉर पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी लेने के लिए एक्यूज्ड को हर बार इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। किसके सामने, बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। अगर आपको पुलिस कस्टडी चाहिए तो एक्यूज्ड को इन पर्सन मतलब उसको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा।
इन पर्सन प्रेजेंट करना होगा, मतलब प्रोड्यूस करना होगा। प्रोड्यूस मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन। एक्यूज पर्सन को हर बार प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बिना प्रोड्यूस किए पुलिस कस्टडी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। कैसे प्रोड्यूस करना होता है पुलिस कस्टडी लेने के लिए? ऑप्शन रहेगा इन पर्सन, फिर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड के वाया, फिर रहेगा कि उसके जान पहचान वाले कोई जा सकते हैं। नहीं, आपको इन पर्सन एक्यूज को प्रोड्यूस होना है। क्यों होना है, क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसा बनाया गया हुआ इन पर्सन प्रोड्यूस करना? ऋचा? सर पता नहीं। अच्छा, कोई और बताए कि कोई ऐसा रीजनिंग जो लग रहा है कि इन पर्सन प्रोड्यूस करने की बात क्यों की गई है? सर कंडीशन देखना चाहते होंगे मैजिस्ट्रेट की अक्यूज्ड का अभी कैसा है, कस्टडी में देने के बाद कैसा लौट के आएगा हाँ शायद। हाँ, वो एक्यूज पर्सन को इन पर्सन देखेंगे कि कहीं इसके साथ बार्बरिक ट्रीटमेंट तो नहीं हो रही है, क्रूएल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं उसके साथ मारपीट हो रही है। उससे पूछेगा ना कि तुम्हारे साथ जाती हो रही है क्या, मारपीट हो रही है क्या? अगर हो रही है तो नहीं भेजेगा पुलिस कस्टडी। लेकिन अगर अच्छे मैनर में उसे हेल्प लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प लिया जा रहा है और उसके साथ कोई क्रूएल इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, देन उसको ग्रांट कर सकता है और भी पुलिस कस्टडी। तो पुलिस, क्योंकि पुलिस कस्टडी फिर भेजना है ना। अगर जुडिशियल कस्टडी भेजना है तो हम देखेंगे कि नहीं चाहिए उसको इन पर्सन, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी चलेगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में भेजने का मतलब पुलिस जो है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि पुलिस पे भरोसा नहीं किया जाता है और पुलिस जो होती है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अदरवाइज मीन्स भी यूज करने लगती है। वो जो है जबरदस्ती करने लगती है, मारपीट करने लगते हैं एक्यूज पर्सन के साथ। वो कन्फेशन भी ले लेता है पुलिस अफसर। तो पुलिस जो है वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है उस एक्यूज पर्सन के साथ, ये सब देखते हुए मजिस्ट्रेट जो है वो आगे पुलिस कस्टडी देगा। तो हो सकता है उसको लग रहा है कि नहीं पुलिस कस्टडी में वो सेफ नहीं है, वो एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में सेफ नहीं है, तो कहाँ भेजेगा? जुडिशियल कस्टडी भेजेगा। लेकिन ये बात सुन के तो नहीं ना, पुलिस आया है वो बताएगा कि नहीं वो सही सलामत है, तो ये नहीं ना मानेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही को तो डिसाइड करना है ये चीज। तो वो जुडिशियल माइंड तब अप्लाई करेगा ना जब वो अपने आंखों से चीजों को देखे समझे। और क्योंकि एक्यूज पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है, ये दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन। तो लिखिए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द एक्यूज रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। देखिए हर बार जब तक वो प्रोड्यूस, हर बार जब तक भी वो है पुलिस कस्टडी में, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने 5 दिन का, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने 5 दिन का क्या दिया है, पुलिस कस्टडी दिया हुआ है 5 दिन का। पहली बार उसके सामने प्रोड्यूस किया गया फिजिकली और वो देख करके 5 दिन का पुलिस कस्टडी दे दिया। अब 5 दिन बीत रहा है, फिर पुलिस आएगा ना मांगने कि हमको 5 दिन का और दीजिए या 4 दिन का और दीजिए कस्टडी, तो फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो भी इन पर्सन प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर फिर वो मांग रहा है कि नहीं 2 दिन का हमको और चाहिए, फिर इन पर्सन प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक वो पुलिस कस्टडी मांगता जाएगा उसको इन पर्सन प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्यूज पर्सन को। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फॉर पुलिस कस्टडी एक्यूज पर्सन को इन पर्सन प्रोडक्शन करना है ऑफ द एक्यूज एवरी टाइम, जब जब वो मांग रहा है बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट ओनली फॉर पुलिस कस्टडी, बस पुलिस कस्टडी के लिए ही। देन लिखा हुआ है बट द मजिस्ट्रेट मेक सेंड फॉर द डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज आइदर इन पर्सन और थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। लेकिन जुडिशियल कस्टडी के लिए वो क्या कर सकता है, वो इन पर्सन भी या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है उसमें भी अगर प्रोड्यूस किया जाए तो भी वो काम चल जाएगा। किसके लिए? जुडिशियल कस्टडी के लिए। जुडिशियल कस्टडी के लिए इन पर्सन भी या इलेक्ट्रॉनिक मींस से, इलेक्ट्रॉनिक मींस दोनों में से कैसा भी प्रेजेंट कर दिया गया तो जुडिशियल कस्टडी में बढ़ा सकता है, जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकता है या जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन बढ़ा सकता है। 10 दिन और बढ़ा देगा, 20 दिन और, क्योंकि वहां तो 90 दिन तक ले जाना है या 60 दिन तक ले जाना है। तो जुडिशियल कस्टडी का डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है बिना फिजिकली प्रेजेंट किए हुए भी। ठीक है यसी, सबसेक्शन 4 क्लियर है? Yes, sir. It talks about the in-person production of the accused person before the judicial magistrate in case the police custody is demanded by the police officer, and in case judicial custody is to be granted, no in-person present is compulsory, no in-person production is compulsory, production via electronic mode shall suffice, वो sufficient माना जाएगा। Subsection 5 देखिए लिखा हुआ है no magistrate of the second class not especially empowered in this behalf by the high court shall authorize detention in the custody of the police। देखिए
पुलिस कस्टडी से रिगार्डिंग कितने सारे पॉइंट बनाए गए, ये भी पुलिस कस्टडी बोल रहा है। लिख रहा है कि जेम सेकेंड क्लास जो होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, वो पुलिस कस्टडी में नहीं ग्रांट करेगा डिटेंशन, वो ऑथराइज नहीं करेगा पुलिस कस्टडी का डिटेंशन, जब तक कि उसको स्पेशली हाईकोर्ट ने ऑथराइज ना किया हो सकता है हाईकोर्ट ने स्पेशली इंपावर किया है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास सब सेक्शन 5 है, अगर जेएम सेकेंड क्लास है, नॉट स्पेसिफिकली इंपावर्ड है, नॉट स्पेशली इंपावर्ड बाय हाई कोर्ट, तो क्या करेगा, शैल नॉट ऑथराइज पुलिस डिटेंशन। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है जिसको हाईकोर्ट द्वारा इंपावर्ड नहीं किया गया है, नॉट स्पेसिफिकली इंपावर्ड बाय हाई कोर्ट, तो शैल नॉट ऑथराइज पुलिस डिटेंशन, वो पुलिस डिटेंशन नहीं ऑथराइज कर सकता है, पुलिस डिटेंशन नहीं। एक्सप्लेनेशन 1 लिखा हुआ है इसका, एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, for the avoidance of the doubt, it is hereby declared that the notwithstanding the expiry of the period specified in the subsection 3, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। एक तरह क्लैरिटी है, ये बातें आपको कई बार बता चुका हूं कि वो फर्निश बेल ना करेगा तब तक नहीं रिलीज किया जाएगा, ये डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाने मात्र से उसको रिलीज नहीं कर दिया जाता है। Just because the accused has become eligible for default bail, he is not released from the custody until and unless he is ready to furnish bail bond। bail bond furnish करने के लिए वो तैयार ना हो और भर ना दे जब तक, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 इसको क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि पहले भी लिखा हुआ था। एक्सप्लेनेशन 2 लिखा हुआ है, if any question arises whether an accused person was produced before the magistrate। अब हमने जब देखा कि सबसेक्शन 4 में हम देखे थे ना इन पर्सन प्रोडक्शन वाला, सबसेक्शन 4 में अभी हम पढ़े इन पर्सन प्रोड्यूस करना है अगर पुलिस कस्टडी मांगना है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आए कि किसी को इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया था कि नहीं किया गया था। अगर क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये आती है बाद में कि इस एक्यूज को इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया था कि नहीं किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, देन कौन सा एविडेंस मानी जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, तो लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड। उसका जो इन पर्सन प्रोडक्शन था वो कैसे प्रूव किया जाएगा, या जैसा भी प्रोडक्शन था वो कैसे प्रूव किया जाएगा, बाय हिज सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन। जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया हुआ था डिटेंशन के रिगार्डिंग, उस पे वो जो साइन किया हुआ एक्यूज पर्सन, उससे प्रूफ हो जाएगा। मैं एक्यूज जो मुझे इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया था, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया था ना पुलिस डिटेंशन का, मुझसे साइन करवाया गया था, तो मैंने साइन किया हुआ है, वो इटसेल्फ एक प्रूफ कर रहा है कि मुझे जो है इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया था। या कह रहा है by the order certified by the magistrate as to the protection of the accused person through the audio video electronic means। या अगर मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में इनको प्रेजेंट किया गया था और फिर मैंने डिटेंशन ग्रांट किया था जुडिशियल कस्टडी का, तो ये भी सफाइस करेगा। तो इसमें दो बातें लिखी हुई है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रूफ है वो कैसे होगी, कि इनको प्रोड्यूस कैसे किया गया था, इन पर्सन किया गया था इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इन पर्सन की अगर बात आए तो जो पर्सन एक्यूज पर्सन है उसने जो साइन किया होगा, किस पे साइन किया होगा, जो ऑर्डर डिटेंशन ऑर्डर था उस पे साइन, जो मजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑर्डर दिया था उस पे जो साइन होगा एक्यूज पर्सन का, उससे पता चल जाएगा, ये प्रूफ होगा कि उसको प्रोड्यूस किया गया था। या अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोड्यूस किया गया था तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने ग्रांट किया था डिटेंशन वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोड्यूस किया गया था और मैंने डिटेंशन ग्रांट किया हुआ है। तो इधर मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर रहा है या एक्यूज पर्सन का सिग्नेचर। ठीक है सांभवी, सबसेक्शन 5 एक्सप्रेशन 1 एंड 2 समझ में आया? हाँ सर। ओके, जेएमएफसी करेगा कि नहीं करेगा पुलिस कस्टडी ग्रांट? जेएमएफसी हाँ बोलो, जेएमएफसी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ वो तो करेंगे। और जेएमएससी सेकंड क्लास नहीं हाँ सेकंड क्लास नहीं करेंगे जब तक कि हाई कोर्ट द्वारा इंपावर्ड नहीं हो इस काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रोवाइजो एक और है, प्रोवाइडेड एट इन केस ऑफ अ वीमेन अंडर 18 years of age the detention shall be authorized to be in the custody of the remand home or recognized social institution। अगर कोई वीमेन है जो कि 18 साल से कम की है, 18 इयर्स से कम की कोई वीमेन है, तो उनको कहाँ डिटेन किया जाएगा, तो उनको डिटेन किया जाएगा इधर रिमांड होम या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में।
तो कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे चाइल्ड के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि जहाँ चाइल्ड को रखी जाती है, उसको जेल वर्ड से नहीं डिनोट किया जाता है, अदर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, उनके सुधार के लिए बनाए जाते हैं। तो वैसे ही वीमेन के लिए भी जो 18 साल से कम है, रिमांड होम होता है, करेक्शनल होम होता है, या जो अदर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कई सारे करेक्शनल होम होते हैं, तो उसमें उसको रखा जाएगा, ना कि जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस ये में रखा जाएगा, लॉकअप में रखा जाएगा। 18 साल से कम की वीमेन है तो पुलिस लॉकअप में ना रख करके रिमांड होम में या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में रखी जाएगी। Provided further that no person shall be detained otherwise than in police station, under police custody, or in prison under judicial custody, or a place declared as prison by the central government और द स्टेट गवर्नमेंट। एक और प्रोवाइजो दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन को पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और नहीं रखा जाएगा जो पुलिस कस्टडी के केस में। किसने पूछा हुआ था? सौम्या ने पूछा हुआ था कि पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में अंतर। इस पर्टिकुलर प्रोवाइजो से भी आपको पता चल रहा है कि पुलिस कस्टडी में कहाँ रखना है। बात लिखा हुआ है इसमें कि पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन के अलावा और कहीं नहीं रखना है। पुलिस स्टेशन में लॉकअप्स बने हुए होते हैं, तो पुलिस कस्टडी वाले केस में उसी पुलिस स्टेशन के अलावा और कहीं नहीं रखना है, और कहीं नहीं रख सकते हैं, और कोई लॉकअप नहीं, पर्सनल लॉकअप नहीं, घर पे नहीं, कहीं और बंदी बना के नहीं रखना है। सेम जुडिशियल कस्टडी के केस में जो कि प्रिजन होते हैं, जो जेल होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अलावा और कहीं नहीं रखना है। ठीक है, तो जुडिशियल कस्टडी के केस में जो जेल होते हैं, सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसी में रखना है, उसके अलावा और कहीं नहीं रख सकते हैं। वैसे ही पुलिस कस्टडी के केस में जो कि पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें रखना है। ठीक है सौम्या? जी सर। ओके, सब सेक्शन 6 देखते हैं। सब सेक्शन 6 इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है कितने दिन तक का मैक्सिमम डिटेंशन ग्रांट कर सकता है। इससे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। चलिए देखते हैं सब सेक्शन 6। notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 6, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, वही बात है जो पहले लिखी हुई थी कि कौन ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन जिसकी रैंक क्या हो, सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, may where a judicial magistrate is not available। अब सिनेरियो बोल रहा है कि हो सकता है कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही नहीं अवेलेबल है उस समय पे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल है तो किसके पास भेजेगा? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल पावर कन्फर किया गया है। हमने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल पावर कन्फर की जा सकती है। अभी जब मैं पढ़ा रहा था कन्फेशन रिकॉर्ड करने वाला, तो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल पावर कन्फर किया गया है, क्या वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल पावर कन्फर किया गया है, क्या वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? कन्फेशन? नो सर। नहीं कर सकता है। सौम्या बताओ। नहीं सर। सांभवी? नो सर। यसी? किसी को लगता है कि हाँ कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी ने सही बोला, मैंने ये बताया हुआ था जब पढ़ा रहा था कन्फेशन कि कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता है। प्योर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वही करता है, कोई इम्प्योर पर्सन नहीं। ठीक है, मिलावट वाले लोग नहीं करेंगे, जो प्योर होगा वही करेगा। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी जुडिशियल पावर कन्फर किए जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि वैसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल पावर कन्फर किया गया है, इसको भेज दिया जाएगा। इसको अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, वो क्या करता है, किसके पास भेजता है? जब इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है 24 घंटे में, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, चाहे उसकी जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो। लेकिन मान लीजिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, देन किसके पास भेजेगा? देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल पावर कन्फर की गई है। ठीक है, इतनी बात पहले याद हो गई ना आपको, फिर आगे देखते हैं। May where a judicial magistrate is not available, यानी judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate, then nearest executive magistrate को भेजेगा, on whom the powers of a magistrate has been confirmed, मतलब on whom power of a judicial magistrate has been confirmed। ठीक है, on whom the power of a judicial magistrate has been confirmed। एक कॉपी ऑफ द एंट्री, वही चीज जो वहां भेजना था फिर से यहाँ भेज रहा है कि जो केस डायरी है उसकी एंट्री भेजेगा और साथ साथ जो है वो एक्यूज को भी भेजेगा। और अब ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, for reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused person in such custody as may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate। अब ये जो है मैक्सिमम 7 days का डिटेंशन में ऑथराइज कर सकता है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास भेज दिया गया है ये भी डिटेंशन ऑथराइज कर सकता है, ये भी भेज सकता है कस्टडी में, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज ही, मैक्सिमम 7 डेज। इसको कम पावर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मिलावटी लोग हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसको कुछ पावर दे दिया गया है। इसको 7 दिन तक का, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, कितना दिन दे सकता है, 7 डेज। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितने दिन तक का कस्टडी ग्रांट कर सकता है, 7 डेज इन द एग्रीगेट, सब मिला करके 7 दिन ही कर सकता है, मतलब 2 दिन फिर 2 दिन ऐसे कर सकता है। एग्रीगेट का मतलब पार्ट में भी कर सकता है, 7 दिन एक बार में ही नहीं, पहले 3 दिन फिर 4 दिन ऐसे कर सकता है। मैक्सिमम सब मिला करके एग्रीगेट 7 दिन तक ग्रांट कर सकता है। कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसके पास भेजा ही क्यों गया है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल था। देखिए हो गया, फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 डेज इन द एग्रीगेट एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड डिटेंशन। और ये 7 दिन बीतने के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, 7 डेज के एक्सपायरी के बाद क्या होगा, अब वो लिखा हुआ है, द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल। एक्यूज पर्सन को कंपल्सरीली बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा, शैल यानी उसको रिलीज कर दिया जाएगा, 7 ही दिन बीतने के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट where an order for further detention of the accused has been made by a magistrate competent to make such order। ये अब हो सकता है कि अब 7 दिन से ज्यादा का डिटेंशन ग्रांट करने के लिए फिर कौन एलिजिबल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एलिजिबल है, जो कि प्योर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उससे ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि 7 दिन बीतने के पहले या 7 दिन बीतते ही जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आके बढ़ा दे टाइम, तब तो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर भी, तब इसके बाद रिलीज करना ही पड़ेगा। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन तक का मैक्सिमम कस्टडी ग्रांट कर सकता है, उसके बाद एक्यूज्ड शैल बी रिलीज, एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज करना ही पड़ेगा until and unless some जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस कस्टडी को बढ़ाना दे, इस कस्टडी को बढ़ाना दे। ठीक है ऋचा? राइट सर। ओके, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब मैं समराइज कर रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। और कुछ लिखा हुआ है, एंड has been made by a magistrate competent to make such order, and where an order for the such for detention is made, the period during which the accused person was detained in the custody or other, ये सब वही बात लिखी हुई है, अब सारे पीरियड कंसीडर किया जाएगा। अब जो हम 90 दिन काउंट करेंगे, टोटल 90 दिन मान लीजिए आगे काउंट होगा ना कि 90 दिन तक वो मैक्सिमम रह सकता है, तो 90 दिन में ये भी काउंट होगा, ये जो 7 दिन तक रखा गया ये भी काउंट होगा, क्योंकि डिटेंशन में तो रखा जा रहा है ना। एक्यूज के पर्सपेक्टिव से देखिए तो एक्यूज को डिटेंशन तो मिल गया ना, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया, तो जो काउंट होती है 60 दिन या 90 दिन, वो ये भी मिला के काउंट होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आगे बढ़ाएगा या ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इनिशियल 7 डेज में दिया है, सब मिला के काउंट होगा। ये नहीं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब देना शुरू करेगा तब से हम 90 दिन काउंट करेंगे या तब से 60 दिन काउंट करेंगे, ये सारे डिटेंशन मिलाकर काउंट होते हैं, यही बात लिखा हुआ है। तो इस सेक्शन से हमें ये पता चला कि जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है जिसके पास भेजी जाए, तो पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो किसके पास भेज देता है, वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको पावर कन्फर किया गया हुआ है उसके पास भेज देता है, और वो क्या कर सकता है, वो भी डिटेंशन ग्रांट कर सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बराबर नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम 7 डेज का ही कर सकता है डिटेंशन, मैक्सिमम 7 डेज का डिटेंशन ग्रांट कर सकता है, टोटल मिला करके उसको इन पार्ट भी कर सकता है। और वो 7 दिन बीतने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है।
7 दिन बीतने के बाद एक्यूज पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन उसको कब नहीं रिलीज किया जाएगा, जब वो 7 दिन बीतने से पहले या 7 दिन बीतते ही कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बढ़ा ना दे, उस डिटेंशन को कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बढ़ा ना दे, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एलिजिबल है 90 दिन तक करने के लिए या 60 दिन तक करने के लिए डिटेंशन ग्रांट। ठीक है, और जो डेज काउंट होते हैं सब मिलाकर काउंट होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ग्रांट किया हो, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांट किया हो। यस, समझ में आया? यस सर। ओके, फिर प्रोवाइडो देखिए, provided further that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the record of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case which are transmitted by to him by the। देखिए इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अभी 7 दिन बीतने से पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा ना। मान लीजिए आज कोई मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल था, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने काम कर दिया ना। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल हो गया हुआ है, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल हो गया है, तब ये सारे फाइल उसको भेज दी जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये काम किया हुआ है डिटेंशन ग्रांट करने का, ये सारा जो फाइल इसके पास आया हुआ है वो सब किसको भेज देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा, ताकि वो आगे का डिसीजन उसी को लेना है, वही कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने के लिए। तो यही लिखा हुआ है कि एक्सपायर होने से पहले ये पीरियड, मतलब 7 डेज के एक्सपायर होने से पहले ये सारे चीजें भेज देगा। किसको भेज देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कौन भेज देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 7 लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग डिटेंशन, सॉरी मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। पुलिस कस्टडी देने के लिए आपको रीजन रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पुलिस कस्टडी इज नॉट नॉर्मल, इट शुड बी ग्रांटेड ओनली फॉर सम सफिशिएंट रीजन। कुछ सफिशिएंट रीजन है ग्रांट करने का, तभी आपको ग्रांट करना है। दैट्स व्हाई सबसेक्शन 7 has made it compulsory to record reason in writing for granting पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी जब आप ग्रांट कर रहे हैं तो आपको रिटन में रीजन रिकॉर्ड करना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब पुलिस कस्टडी ग्रांट करता है तो रिटन में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्यों दे रहे हैं पुलिस कस्टडी। सबसेक्शन 7 में बस यही बात लिखी हुई है। सबसेक्शन 8, any magistrate other than the CJM making such order shall forward a copy of his order with his reason for making it to the CJM। अगर कोई दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको बनाया जाता है, पढ़ाया हुआ है मैंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही किसी को बनाया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही सीजेएम भी बनते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनाए जाते हैं, वो हेड हो जाते हैं सारे मजिस्ट्रेट्स का। तो अगर कोई दूसरा मजिस्ट्रेट, अगर सीजेएम के अलावा कोई दूसरा मजिस्ट्रेट ने ग्रांट किया हुआ है, ऐसा ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो फॉरवर्ड किसको कर देगा, उसका कॉपी सीजेएम को कर देगा। अगर सीजेएम ने किया हुआ है तो नहीं फॉरवर्ड करेगा, उसके अलावा कोई भी किया हुआ है तो अपना रीजन बताते हुए वो सीजेएम को फॉरवर्ड कर देगा। सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 9 भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 9 कह रहा है कि if in any case travel by a magistrate as a summon case, summon case, अगर कोई केस है, if in any case travel by a magistrate as a summon, कोई केस है जिसका ट्रायल कैसे होना है, सम्मन केस की तरह ट्रायल होना है। आगे ट्रायल पढ़ना है पूरा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेशन ट्रायल हो सकता है, सम्मन ट्रायल हो सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है, वारंट ट्रायल हो सकता है। ठीक है, ये 4 तरह का ट्रायल आगे पढ़ना है। तो अगर कह रहा है कि कोई केस है जिसका ट्रायल सम्मन केस की तरह होना है, the investigation is, if the investigation is not concluded within a period of 6 months, and investigation is not completed within 6 months, ठीक है, और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, तो क्या कर देगा, बंद करने का आदेश दे देगा। Within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall है कंपल्सरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, magistrate shall को make an order stopping further investigation, then order for stopping investigation,
क्वेश्चन पूछता है क्या क्या मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का आदेश दे सकता है, तो हाँ इस केस में दे सकता है। वो ऐसा केस जिसको सम्मन केस की तरह ट्रायल किया जा सकता है और उसका इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर नहीं पूरा हुआ है, तो उसको स्टॉप करने का आदेश भी दिया जा सकता है। इनटू द ऑफेंस अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस की बाद वाली बात है उसकी एक्सेप्शन है। तो पहले जनरल रूल इतना ही है, देख लीजिए। अगर कोई केस है जिसका ट्रायल एज ए सम्मन केस चलना है, सम्मन केस, देखिए सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन, समरी, ये 4 तरह का ट्रायल हमें आगे पढ़ना होगा। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल तो सबसे छोटा होता है। समरी ट्रायल बहुत जो पीटी ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए होता है, ताकि जल्दी जल्दी सब निपटा दिया जाए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होते हैं। समरी ट्रायल, नाम ही है समरी, समरी लास्ट में लिखा जाता है ना, तो समरी ट्रायल को समरी डिस्पोज कर दिया जाता है समरी तरीके से। सेशन ट्रायल हो गया मेजर ऑफेंसेस के लिए, वारंट ट्रायल भी हो गया मेजर ऑफेंसेस के लिए, समन ट्रायल हो गया उससे कम के लिए, ठीक है। तो सम्मन केसेस जो होते हैं उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए। अगर आप बहुत डिले किए जा रहे हैं, बहुत डिले किए जा रहे हैं बिना कुछ आप कोई वैलिड रीजन नहीं है और अननेसेसरी डिले होता जा रहा है, देन उसको बंद कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन। दैट्स व्हाई बनाया गया प्रोविजन कि अगर सम्मन केस की तरह ट्रायल चलना है, अगर ट्रायल चलना है सम्मन केस की तरह, ट्रायल चलना है सम्मन केस की तरह, और इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के अंदर कंक्लूड नहीं हुई है, 6 महीना याद रखिएगा, 6 महीना, देन मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो, वो आदेश देगा कि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया जाए इस पे। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन? unless the officer making the investigation satisfy the magistrate that for a special reason and in the interest of the justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो कुछ बहुत ही अच्छा रीजन देकर सेटिस्फाई कर दे किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि आगे इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अनलेस आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है स्पेशल रीजन ना दे दे, स्पेशल रीजन ना दे दे, अनलेस जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है कोई स्पेशल रीजन दे करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई ना कर दे। तो क्या कह रहा है ये सेक्शन कि ऐसा केस जिसका ट्रायल सम्मन केस की तरह चलना है, उस केस का इन्वेस्टिगेशन अगर 6 महीने के अंदर पूरा नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन ही स्टॉप कर दिया जाए, आगे उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया जाए, क्योंकि आपने 6 महीना में भी उसको खत्म नहीं किया, तो आगे आप कीजिए ही नहीं इन्वेस्टिगेट। बट इससे ऐसा ऑर्डर ना दिया जाएगा कब? जब जो है, जब आईयू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाई कर दे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि इन्वेस्टिगेशन आगे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है, भले ही इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा है फॉर दिस पार्टिकुलर रीजन, बट बहुत जरूरी है इसका इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना, ठीक है। सब सेक्शन 10 उसी के फर्दरेंस में है। 9 की बातों को सब सेक्शन 10 आगे लिख रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड, सब सेक्शन 9 में ये ऑर्डर दे दिया गया। मान लीजिए ये ऑर्डर ग्रांट हो गया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, तो सेशन जज का पावर दिया गया है। तो सेशन जज में इफ ही सर्टिफाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज, सेशन जज को अगर लग रहा है कि नहीं आगे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो वो आगे फिर से इनिशिएट कर सकता है। अब सेशन जज को ऐसा किसी भी वजह से लग सकता है, खुद से लगे या कोई एप्लीकेशन दिया है, किसी ने उसको अप्लाई किया हुआ है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, या फॉर एनी अदरवाइज रीजन सेशन जज को लग रहा है on an application made otherwise the further investigation into the offense ought to be made, vacate the order, मतलब vacate मतलब इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा, ये जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर देगा, and direct further investigation to be made into the offense subject to the directions with regard to the bail and other matters as may specify। तो और बातें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, सब सेक्शन 10 में इतना ही बात बोल रहा है कि सेशन जज का पावर दिया हुआ है, सेशन जज, सेशन जज। ये जो ऑर्डर हो गया है स्टॉपिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको सेट असाइड कौन कर सकता है? सेशन जज। सेशन जज को लग रहा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो इस ऑर्डर को वैकेट करके, मतलब इस ऑर्डर को कैंसिल करके वो आगे इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश दे सकता है। ठीक है सांभवी? ओके सर। यस सी, तुम बताओ। यस सर। ओके, सब सेक्शन 9, 10 ये सब आसान थे। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। अगर नहीं किया, कैसे ऑफेंस जिसका ट्रायल जो है कैसे चल सकती है? सम्मन ट्रायल की तरह।
देन उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का आदेश दे दिया जाएगा और सेशन जज जो है वो फिर से स्टार्ट करने का आदेश दे सकता है। चलिए अब बताइए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो बेयर एक्ट हो गया, ये बेयर एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, इस पे इतना डिबेट हो चुके हैं, पहले अलग अलग जजमेंट्स आ चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी एक पॉइंट पे सेटल्ड हो गया है। क्वेश्चन ये है कि जो 90 दिन का टाइम होता है या 60 दिन का टाइम होता है वो कब से काउंट होता है, किस दिन से काउंट होता है? पुलिस पुलिस मतलब जिस दिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देता है उस दिन से, जिस दिन अरेस्ट किया गया उस दिन से, कब से? मान लो आज अरेस्ट किया गया है, कल प्रोड्यूस किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कल आदेश दिया किस चीज का, उसको रिमांड पे जाने का, रिमांड पे भेजा गया, चाहे वो पुलिस रिमांड हो चाहे ये हो जुडिशियल कस्टडी हो, कब से काउंट होगा वो 90 दिन या 60 दिन? बताइए। रीचा बताओ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रश्न? हाँ रीचा, प्रश्न ये है कि जो 60 दिन का पीरियड है या 90 दिन का जो पीरियड है जिसके बीतने के बाद डिफॉल्ट बेल के एलिजिबल हो जाता है, वो किस दिन से स्टार्ट होता है काउंट होना? कब से 60 दिन स्टार्ट करेंगे काउंट करना, या कब से 90 दिन स्टार्ट करेंगे काउंट होना? जिस दिन एक्यूज अरेस्ट हुआ उस दिन से, जिस दिन मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन ग्रांट किया उस दिन से, या किसी और दिन से, या उस दिन के अगला से? मजिस्ट्रेट ने आज डिटेंशन ग्रांट किया, हो सकता है आज शाम को ग्रांट किया, तो कल से शुरू होगा। नहीं मान सर, लो, जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से। अच्छा जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से, रीचा का कहना है जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से। यसी तुम बताओ। 15 को अरेस्ट किया जाता है, 15 को अरेस्ट हुआ, 16 को मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्ड डिटेंशन। 16 को क्यों? क्योंकि 16 को पेश किया गया ना, 24 घंटे के में पेश करना है ना, तो 15 को नहीं 16 को पेश किया गया। 16 को मजिस्ट्रेट ने क्या किया? डिटेंशन ग्रांट किया, वो भी शाम को, इवनिंग में। तो बताइए 15 से काउंट होगा कि 16 से काउंट होगा कि 17 से? क्योंकि 16 को शाम को डिटेंशन का आदेश दिया है मजिस्ट्रेट ने, तो हो सकता है कि वो 17 के शाम से स्टार्ट, 17 को स्टार्टिंग 17 से स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन यही है जिसमें रीचा ने जवाब दिया 15 से, रीचा का जवाब है 15 से, जिस दिन अरेस्ट किया गया। संभवी बताओ। इट्स $1 मिलियन सर क्वेश्चन। जिस दिन अरेस्ट, हाँ सर जिस दिन हाँ अरेस्ट किया गया 15। अच्छा, जिस दिन अरेस्ट किया गया 2 वोट मिल गया 15 को। यसी बताओ। सर सेम जिस दिन अरेस्ट किया गया था 15 को। ओके, चित्ता नहीं बोलेगी लग रहा है। सौम्या बताओ। 16 से। 16 से? नहीं पता सर। अच्छा सौम्या नहीं पता या 16 से? बताओ। नहीं पता सर। ओके सौम्या को नहीं पता, एंड सो कोई भी $1 मिलियन नहीं जीत पाया। सौम्या जीतते जीतते हार गई और किसी को भी $1 मिलियन नहीं मिलेगा। अगर आपने सही जवाब दिया होता तो अभी मैं आपको गूगल पे करता $1 मिलियन। सो द करेक्ट आंसर इज 16th। ठीक है, द पीरियड काउंट्स फ्रॉम द डे ऑन विच द मजिस्ट्रेट ऑर्डर डिटेंशन। पीरियड उस दिन से काउंट होता है जब मजिस्ट्रेट रिमांड ऑर्डर करता है, मतलब रिमांड पे भेजता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से नहीं, जब से मजिस्ट्रेट पहली बार रिमांड ऑर्डर करता है, रिमांड पे भेजता है, मतलब पुलिस कस्टडी दिया या जेल में भेजा, जहां भी भेजा, मजिस्ट्रेट जब आदेश देता है। सो द करेक्ट डेट इज 16th, 16 से। ठीक है संभवी? ठीक है सर। ओके, दुख हो रहा है क्या? बहुत सर। $1 मिलियन डॉलर था ना, तो रुपए था सर। हाँ डॉलर था, मैंने डॉलर बोला हुआ था, $1 मिलियन क्वेश्चन।
चलिए एक हो रहा रिसेंट, है। कोई नहीं, तुम लोग दुख हो तो मैं तो खुश हूं ना कम से कम इस बात से बस चलो ये केस है ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस कपिल वाधवन। ये 2023 का जजमेंट है, 2023 का जजमेंट है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग जजमेंट आए हुए हैं, ठीक है। ये हो सकता है तुम लोग कहीं पढ़ो तो केस में मिल जाए वो कि जिस दिन अरेस्ट हुआ वहां, लेकिन वो सब गलत है। अलग अलग समय पर अलग अलग जजमेंट्स आए हुए हैं, बट द लेटेस्ट जजमेंट इज दैट कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वर्सेस कपिल वाधवन की इन कब से काउंट होता है, जिस दिन मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन ऑर्डर करता है, जिस दिन मजिस्ट्रेट जो है रिमांड पे भेजता है। यानी कि अगर क्वेश्चन को इसको भी दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं कि जो डे ऑफ रिमांड है, डे ऑफ रिमांड वो इंक्लूड होता है कि नहीं 90 दिन का पीरियड काउंट करने में या 60 दिन का पीरियड काउंट करने में, डे ऑफ रिमांड इज इंक्लूडेड और नॉट। तो क्या आंसर होगा? जिस दिन रिमांड पे भेजा गया, बताओ। रीचा बताओ। सर जिस दिन रिमांड पे भेजा गया ये तो इंक्लूड होगा। हाँ होगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, दूसरा डेट था उस दिन रिमांड पे भेज रहा है ना, पहला दिन तो अरेस्ट हुआ था, दूसरा जो डेट था जिसको मैंने सही बताया उसी दिन तो मजिस्ट्रेट रिमांड पे भेज रहा है। तो तब से काउंट होगा, मतलब उस वो दिन भी काउंट होगा, चाहे वो सुबह हो शाम हो जब भी हो, वो दिन भी काउंट होगा। तो डे ऑफ रिमांड इज इंक्लूडेड। डिफॉल्ट बेल क्लेम के लिए जब दिन की बातें चलेंगी तो दिन को काउंट किया जाएगा, उसको काउंट करने में, कंप्यूट करने में डे ऑफ रिमांड इज इंक्लूडेड। जिस दिन रिमांड पे भेजा गया उसको इंक्लूड किया जाएगा। और रिमांड पीरियड जो होगा वो कब से कैलकुलेट किया जाएगा, जब से वो मजिस्ट्रेट जो है रिमांड की पे भेजा था। ठीक है संभव जी। अब ये क्वेश्चन जो मैंने पूछ दिया हुआ है फिर से आप लोग से, हाँ बताया भी हुआ है थोड़ी देर पहले, फिर बताइए आप लोग कि नहीं ये नहीं बताया हुआ है। बताइए कि मान लो किसी को मिल गया डिफॉल्ट बिल, किसी को डिफॉल्ट बिल मिल गया है और फिर चार्जशीट फाइल हो गया, डिफॉल्ट बिल ग्रांट हो गया, बिल बिल ग्रांटेड, देन चार्जशीट इज फाइल्ड, मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। तब क्या होगा, क्या डिफॉल्ट बिल कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और फिर एक्यूज को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा? मान लो कि 90 दिन बीत गया था, 91वां दिन डिफॉल्ट बेल क्लेम किया गया और ग्रांट भी हो गया, उसको मिल गया, वो बेल बॉन्ड फर्निश करके बेल पे रिलीज हो गया। अब 95 दिन हो गया, 95वां दिन पुलिस जो है चार्जशीट सबमिट कर दे रहा है, 95th डे पुलिस चार्जशीट सबमिट कर दे रहा है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद। तो क्या पुलिस जो है उस एक्यूज को अरेस्ट करके फिर जेल में डाल सकता है, यस और नो? नो सर। ओके, और कोई किसको लगता है यस? सर राइट, डिफॉल्ट बेल का एक्सटिंग्विश हो जाएगा ना, अब तो चार्जशीट फाइल होगी। मतलब तुम्हारा कहना है कि हाँ पकड़ के वो ये फिर से जेल में डाल सकता है, संभव? संभवी यस और नो? यस सर। ओके 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 ठीक है। नहीं संभवी, तुमने सही नहीं बताया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोविजन बता रहा था उसमें मैंने बताया था ये केस जो है इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। जब भी मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा हूँ केस लिखूंगा तो मान लीजिए उसी से थे। असलम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखा हुआ मैंने, असलम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि डिफॉल्ट बिल जो है वो कैंसिल नहीं हो जाता है जब चार्जशीट फाइल हो जाता है तो वो और वो जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। इसका कैंसिल का प्रोसेस जो कोर्ट है वो कैंसिल कर सकता है। कोर्ट जो है जैसे कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रोविजन है, हम पढ़ेंगे जब बेल वाले में, उस प्रोसेस से थोड़ी देर पहले हम लोग प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे तो मिला था ना कि जो यहाँ बेल ग्रांट की जाती है डिफॉल्ट बेल,
उसको मान लिया जाता है कि जो बेल का चैप्टर है उसी के अंदर का डिम्ड मान, उसी में डिम कर लिया जाता है कि वही वहां बेल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां के प्रोविजन अप्लाई हो सके, बताया था ना मैंने। तो वहां का जब प्रोविजन अप्लाई होगा तो वहां जब किसी को बेल दे दिया जाता है, रेगुलर बेल, तो उसको फिर अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाता है ना। उसका बेल, उसको फिर अरेस्ट कब किया जाता है? जब बेल कैंसिल किया जाता है। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल रिगार्डिंग प्रोविजन दिया हुआ है वहां पे। तो यहाँ भी अनटिल एंड अनलेस बेल इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट जो है इस बेल को कैंसिल ना कर दे फॉर सम रीजन, तब तक कि उसको फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट बेल के लिए वो एलिजिबल हुआ और उसको मिल गया। अब जस्ट बिकॉज कि कुछ दिन बाद चार्जशीट फाइल हो गया, या कुछ दिन नहीं ज्यादा दिन बाद भी चार्जशीट फाइल हो गया, तो उसको री अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। री अरेस्ट तभी किया जाएगा जब वो जो बेल है उसको कैंसिल किया गया है। और कैंसिल कैसे होगा? जैसे दूसरा बिल कैंसिल होता है, जैसे रेगुलर बिल कैंसिल होता है, वैसे इसको भी कैंसिल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और जब कैंसिल होगा तब तो अरेस्ट किया जा सकता है। उस केस में तो बाकी सारे बिल भी कैंसिल हो जाते हैं, रेगुलर बिल भी कैंसिल हो जाते हैं। बट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। ओके, फाइल पहले हो गया तब नहीं मिला, लेकिन अब मिल गया बेल, तो ये नहीं कि चार्जशीट फाइल करे और फिर अरेस्ट करे, ये पुलिस नहीं कर सकती है। ठीक है शांभवी? ठीक है सर। सर केस का ओके। नाम क्या है? दिख असलम नहीं रहा है। देसाई, ओके, असलम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, असलम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए कि ये मैंने बताया हुआ है बट फिर भी बताइए कि क्या डिफॉल्ट बिल जो है वो एलिजिबल हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाती है? अगर ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है तो फिर कब मिलती है, कैसे मिलती है? कौन बताएगा? मतलब क्या प्रोसीजर है? हाँ बताओ, क्या प्रोसीजर है? ऋचा? जी सर। हाँ, सर 90 दिन या डिफॉल्ट 60 बिल दिन। मिलने का हाँ बोलो बोलो बोलो। ये प्रोसीजर है कि जैसे वो लिमिट है 90 डेज और 60 डेज का, वो अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो अक्यूज पर्सन है उसको तभी बेल पे रिलीज किया जाएगा अगर वो एप्लीकेशन डालकर बेल फर्निश करता है। और अगर वो नहीं करता है तो उसको डिफॉल्ट बेल जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया ऋचा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस केस क्या हेल्ड हुआ था? वही जो ऋचा ने बताया। तुम्ही ने तो नहीं हेल्ड था ऋचा। अरे नहीं सर। ठीक है। तो इस केस में वही हेल्ड हुआ था जो अभी अभी ऋचा ने बताया कि डिफॉल्ट बेल ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत छोटी सी परिश्रम करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए डिफॉल्ट बेल के लिए, और अप्लाई कर दिए हैं तो फिर बेल बॉन्ड भी फर्निश कर दीजिए, बेल फर्निश कीजिए, तब मिल जाएगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है। एक और केस है सीबीआई वर्सेस, सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। देखिए ये लैंडमार्क केस था, लेकिन इसको इसको बीएनएसएस जो है, इसको बीएनएसएस ने ओवररूल कर दिया। सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी का केस जो है इसको बीएनएसएस ने ओवररूल कर दिया है। इसमें यही बातें थी कि जो पहले 15 दिन होते हैं, जो मैंने बताया पहला 15 दिन होता है, उसके बाद पुलिस रिमांड पे नहीं भेजी जा सकती है। अ पर्सन, एन अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी सेंट टू पुलिस कस्टडी आफ्टर इनिशियल 15 डेज, उसके बाद नहीं भेजी जा सकती है। लेकिन अब जो है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग भेजी जा सकती है, भेजी जा सकती है ना, पहले 40 दिन में कभी भी 15 दिन, और या पहले 60 दिन में कभी भी 15 दिन। इन व्हाट केसेस वो आपको पता है। ठीक है। तो सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी वाज अ लैंडमार्क केस। ये 1992 का लैंडमार्क केस था, इस पे क्वेश्चंस भी आते थे ये वाली चीज बता करके, लेकिन अब वो चीज ही नहीं रही, अब पहले 15 दिन के बाद भी भेज दिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस था इसलिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है ऋचा? जी सर। ओके ओके, ठीक है बेटा। अब बताइए कि नॉर्मली कौन सा ग्रांट किया जाता है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी?
नॉर्मली पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी? संभवी विच इज नॉर्मली ग्रांटेड, नॉर्मली कौन सी ऑथराइज की जाती है, किस तरह का कस्टडी डिटेंशन, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी भेजी जाती है? जुडिशियल कस्टडी। आवाज फस क्या आ रही है क्या आप लोग को? सर बोला मैंने जुडिशियल कस्टडी। हाँ हाँ संभवी जुडिशियल कस्टडी, बिल्कुल मैंने बताया हुआ था आप लोग को कि पुलिस कस्टडी वो एक्सेप्शनल केस में ग्रांट की जाती है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो नॉर्मल होता है, रूल होता है जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, आपको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना है, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। ठीक है, इसका भी एक केस था सत्यजीत देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात था, सत्यजीत देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या जो सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई हुई ना, क्या सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर है वो ग्रांट कर सकते हैं जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी? मतलब जो 187 में कस्टडी ग्रांट करने की बात की गई है 167 सीआरपीसी में, वो सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? पावर टू सेंड और रिमांड अंडर 187 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर और नॉट? क्वेश्चन है। कौन बताएगा? ये मैंने सत्यजीत देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात लिखा था, सत्यजीत देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या ऐड हुआ था कि पुलिस कस्टडी इज एक्सेप्शन एंड जुडिशियल कस्टडी शुड बी ग्रांटेड, उसके लिए वो नॉर्मली हो सकता है, लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए आपको रीजन बताने पड़ेंगे पुलिस को, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट पुलिस कस्टडी, और उसको भी रीजन हमने पढ़ा है कि जुडिशियल कस्टडी को कंपल्सरी रिटन में रीजन रिकॉर्ड करना है। फॉर व्हाट? फॉर ग्रांटिंग पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी ग्रांट के लिए उसको रीजन रिकॉर्ड करना है। हाँ, अभी मैंने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी मतलब रिमांड पे भेजने का जो पावर है अंडर 187 वो सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स को है कि नहीं? मतलब जो मजिस्ट्रेट के ऊपर वाले रैंक के हैं वो कर सकते हैं कि नहीं एक्सरसाइज? सर है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, उसके ऊपर भी मान लो सेशन जज या और भी दूसरे सेशन जज को भी तो है, वो सब सेक्शन 10 में था ना कुछ। बट वो था कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का आदेश दे दिया है तो वो इनिशिएट कर सकता है, उसको लग रहा है तो इनिशिएट, वो डिफॉल्ट बेल के लिए और वो रिमांड पे भेजने वाला प्रोविजन नहीं था। ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि वो उसके सामने भी पेश किया जाएगा और वो रिमांड पे भेज सकता है। हाँ हाँ सर हाँ। और कोई जवाब देना चाहता है तो दे सकता है। देखिए मैंने लिखा है गौतम नौलखा वर्सेस एनआईए, गौतम नौलखा वर्सेस एनआईए। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट, ये 2021 का केस था, 2021 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया कि जो सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स कैन आल्सो एक्सरसाइज पावर अंडर 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस ऑफ, ये जो डिमांड पे भेजने का जो पावर, सुचेता लग रहा है आउट हो गई थी। ठीक है, 167 में जो रिमांड पे भेजने का प्रोविजन है या 187 में वो एक्सरसाइज कर सकता है कौन? सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स भी, सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर्स भी कर सकता है। क्या टाइम हुआ? चलिए हो गया ये प्रोविजन, हम लोग आगे वाला प्रोविजन जो है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। इसमें जो है एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने पढ़ा 187 में जो एक जुडिशरी का काम है, एक जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो ग्रांट कर रहा है, सेकंड क्लास भी जब वो स्पेशली इम्पावर्ड हो हाई कोर्ट द्वारा तो वो पुलिस कस्टडी भेज सकता है। तो इसमें जो है ये जुडिशियल फंक्शन है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये ग्रांट करेंगे, आपको कैजुअली नहीं ग्रांट करना है।
जुडिशियल अफसर शुड नॉट ग्रांट पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी कैजुअली। आपको जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, फिर डिसाइड करना है कि क्या अप्रोप्रिएट है, पुलिस कस्टडी में भेजना अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, अगर है तो कितने दिन के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब डिसाइड करना है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कई बार होता है कि 2 दिन के लिए देता है, 3 दिन के लिए दी जाती है, 1 दिन के लिए दी जाती है पुलिस कस्टडी, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, कितना दे सकता है, 15 दिन मैक्स। तो ये सब डिसीजन जो है वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करके करनी है। और कौन करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, ठीक है रीचा? बिल्कुल सर। ओके, तो इसके बाद जो है, उसके बाद के सेक्शंस मेनली डायरी और पुलिस रिपोर्ट ये सब पढ़ने हैं अभी। और भी बहुत सारे सेक्शंस है ये सब इस चैप्टर में, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब कल डिस्कस करेंगे। यसी समझ में आया? यसी अग्रवाल? यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, बस एक चीज पूछनी थी कि मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब अब सेक्शन 187 सब क्लॉज 2 पढ़ा रहे थे, तो आपने उससे पहले भी कुछ पढ़ाया था आज की क्लास में? नहीं नहीं, इसी सेक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, तो सब सेक्शन 1 मैंने पढ़ाया होगा उससे पहले कुछ। ओके। हाँ, यहीं से स्टार्ट ही हुआ था। ओके सर। ओके ओके। सौम्या, तुम्हें कोई डाउट?